अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से, जहाँ पे एक बार फिर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने और हमले हो रहे हैं। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से कब्रस के जहाज़ पर हमले के रद्दअमल में शुरू किए गए। और बताया गया सेंटकॉम की जानिब से कि हमलों के तीसरे मरहले में तकरीबन 140 फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया गया, जबकि रवां हफ्ते के दौरान किए गए 3 हमलों में ईरान के कुछ 300 से ज़ायद अहदाफ़ को निशाना बनाया गया। आपने हुर्मुज़ से कहा जा रहा है कि आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमलों को रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया ताकि ईरान की जो सलाहियत है उसको कमज़ोर किया जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी मुदाखलत के ख़ात्मे और अगले ऐलान तक आबनाए हुर्मुज़ अब बंद रहेगी, जबकि जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान के मरकज़ी मुज़ाकरातकार और पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, यकतरफ़ा मुआहदों का दौर अब ख़त्म हो चुका। हमने आपसे कहा था या अपने वादे पूरे करें या वादा खिलाफ़ी की कीमत अदा करें। हकीकत आपके सामने है। इस पोस्ट के साथ अमेरिका और ईरान में तय पाने वाले मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 की एक तस्वीर भी शेयर की गई है। इसमें दर्ज है, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान खलीज फ़ारस के बहिरा ओमान और बहिरा खलीज फ़ारस से आने जाने वाले तजारती जहाज़ों को महफूज आमद-रफ्त के लिए इंतज़ाम करेगा, और ये सहूलत सिर्फ 60 दिन तक के लिए बग़ैर किसी फ़ीस के फ़राहम की जाएगी। इस शिक की नाज़रीन जो तस्वीर बाकिर कालिबाफ ने शेयर की, उसमें ईरान इंतज़ामात के अल्फाज को नुमायाँ किया गया है। इधर एक्स पर अपने बयान में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने ईरान पर हमलों से मुताल्लिक़ बयान शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि ईरान ने गलत फ़ैसला किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और डीन बोस्टन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल नजम साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो यही है कि मशरक़ वस्ती में गोया कि सीज़ फायर हुआ, उसके बाद एक MOU साइन हुआ और उस दौरान जो डिबेट हो रही थी कि इसराइल के नाम से एक मुल्क शायद वो बड़ा स्पॉयलर है और इस अमल को आगे नहीं बढ़ने देगा, बट अब तो इसराइल तो कहीं नज़र नहीं आता। अब दो फरीक हैं, गोया कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ईरान और अमेरिका। अब इस सारे अमल में आप किसे स्पॉयलर के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि ईरान का तो ख्याल ये है कि जो MOU साइन हो उसकी शिक नंबर 5 ये कहती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल अगले 60 रोज़ तक ईरान के पास रहेगा, और जब तक कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो जाती। तो स्पॉयलर का रोल आपको लगता है कि ईरान प्ले कर रहे हैं या फिर अमेरिका है सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल में स्पॉइलर तो अभी भी इसराइल ही है। स्पॉइलर का मतलब ये होता है, लेकिन कहने का जब आप स्पॉइलर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नेगोशिएशन में, कि जनाब पार्टीज जो हैं वो तैयार हैं किसी एग्रीमेंट के लिए और एक कोई ऐसा है जो स्पॉइल कर रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं था। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ये इसराइल है स्पॉइलर, और मैं 1 मिनट में आता हूँ। मेरे ख्याल में आज भी जो हम देख रहे हैं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हाथ इसराइल का है, लेकिन ऐसा नहीं है वो अकेला ही है। लेकिन असली मसला तो ये है ना कि ट्रस्ट लेवल तो कभी भी नहीं था यार। आपको अगर याद हो कि जून 17 को हाथ तो मिला नहीं सके, एक कमरे में जी दोनों खड़े होने को तो तैयार नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स उस दिन भी जो थी, ईरान के बयानात उस दिन भी जो थे, 14 जून को 17 जून को जब वो इलेक्ट्रॉनिक साइन हुआ और फिर एक सो कॉल्ड वो हुई, सेलिब्रेशन हुई या एक जी फॉर्मल चीज हुई, उस फॉर्मल में तक आने को तैयार नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी कहानी पहले दिन से यही है ना कि ट्रस्ट लेवल बहुत लो है। तो एक तो ये ना कि जी कोई स्पॉइल करे एक्टिवली, कोई ऐसा अमल करके जिससे गड़बड़ हो जाए तभी। जी मेरा नहीं ख्याल क्या इसराइल खामोश है। ये जो हम गुफ्तगू खुसूसन अमेरिका में सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खौफ हो गया है कि उनकी जान को खतरा है, जी ये खबर तो अब साबित हो गई ना कि कहां से आ रही है। कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा है, इतना सीरियसली इंस्टिगेट कर रहा है कि उन्होंने जहाज बदल लिया नेटो की सही उसके बाद। सो आई थिंक ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी वो हैं जो मौजूद थी, एक्सपेक्टेड थी। हमें इस पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, हालांकि खदशा जरूर है। सही। और एक आर्गूमेंट आदिल साहब ये भी है कि इनफैक्ट अगर ये पीस हो जाता है वहाँ पे, और इसमें लगता ये है कि विन विन सिचुएशन तो फिर ईरान की तरफ ही जा रही है, और ट्रम्प साहब गोए कि नो वॉर नो पीस की सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन तक।
ताकि ना अमरीकी अवाम जान सकें कि कौन जीता कौन हारा, और इस दौरान फिर इलेक्शन हो जाएं, उसमें शायद उनको कामयाबी भी मिल जाए। तो लगता है आपको ये जो प्रोलॉन्ग करने के पीछे स्ट्रेटजी है, ये हो सकती है कि अभी इसको आगे लेके चलना है हमने और डिसाइड नहीं करना, जब मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है? जी यकीनन हो सकती है, और ना सिर्फ हो सकती है, मेरे ख्याल में ये जब साइन हुआ था तब भी उसके पीछे भी कुछ इस किस्म की सोच थी। मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि ये सोच जो है यकीनन अमेरिका की तरफ से इलेक्शन के हवाले से है, लेकिन ईरान की तरफ से भी ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ईरान भी जो है ना, नो वॉर नो पीस को प्रोलॉन्ग करने में उसका भी कुछ ना कुछ फायदा है। इस वक्त जो है ना, वो दो जो पहलवान है, असली मसला तो ना तीसरा पहलवान बाहर बैठा है, लेकिन ये जो दो पहलवान है वो दंगल से पहले होता है ना कि एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, बातें करते हैं, ये उसी का एक पहलू है। इन अ वे ईरान असर्ट कर रहा है कि मैंने हरमुज नहीं छोड़ना, और अमेरिका असर्ट कर रहा है कि हरमुज छोड़े बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ते। आप दो चार चीजें नोट कीजिए। एक ये कि आपने अब पिछले कुछ दिनों में न्यूक्लियर का कोई जिक्र सुना? जी बिल्कुल भी सारा नहीं। का सारा जो था, वो जो ट्रक की बत्ती थी, मैं उसको शुरू से ट्रक की बत्ती कहता हूँ, वो मसला अब जो है वो उस गुफ्तगू में ही नहीं है, क्योंकि असली मसले क्लियर आ गए। असली मसला ये है कि हरमूज पे किसी न किसी किस्म का, कंट्रोल इज टू स्ट्रांग अ वर्ड, लेकिन किसी न किसी किस्म की एक हक जो है ना, ईरान साबित करना चाह रहा है। कल मसलन जो हुआ है, जिस जहाज पे हमला हुआ परसों परसों जी या कल जो ईरान की तरफ से, उसके जब हम कहानी गौर से सुनते हैं तो कहानी ये है कि वो जहाज, बहरे हरमुज में तीन किस्म की आप समझ लें लेन्स हैं। एक वो लेन है जो ईरान कंट्रोल करता है, जी उससे जो जहाज गुजर रहे हैं वो गुजर रहे हैं, और तकरीबन अब 30-40 रोज गुजर रहे हैं। ठीक है। एक वो है जो ओमान और मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, जो तकरीबन डिफंक्ट है। और जी एक वो है एरिया जिसमें अमेरिका कहता है कि जी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम आ जाओ। जो हमले ईरान ने किए हैं वो उस तीसरे वाले पे हुए हैं। सो व्हाट इज जी हैपनिंग, कहने का मकसद ये है कि ईरान जो है वो असर्ट कर रहा है कि नहीं यार, चाहे मेरा सॉवरेंटी हो या ना हो, इजाजत मुझसे लोगे। सही। अब इस इलाके का चौधरी मैं हूं, तुमने अगर गुजरना है तो या मुझे सलाम करो, या मुझे लिफाफा दो, या जो भी करना है, तो कोई सही। तरीका। सो इट इज एन असर्शन ऑफ अथॉरिटी ऑन दैट बाय बोथ साइड्स। सही। एक इसमें और आखिरी एक जुमले की सिर्फ इजाजत, वो जी ये जी कि एक जो चीज है जो मेरे ख्याल में बहुत हावी है लेकिन खबरों में इतनी नहीं आती, वो ये है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ मनी टू ईरान। ईरान के लिए एक तरफ तो हरमुज इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ वो जो है ना कि कोई ना कोई रिकॉम्पेंसेशन, चाहे वो सैंक्शन लिफ्ट होने में हो, चाहे वो काउंट एंड फ्रीज होने में हो, चाहे वो टोल होने में हो, तो ये सही। जो हमें नजर आता है ना हरमुज में हाइटेंट, उसका सही। मेरे ख्याल में एक पीछे ये है कि ईरान डज नॉट सी कि वो पाइपलाइन उतनी खुली है जितनी वो सही। सोच रहा था कि खुल जाएगी। और एक आर्गूमेंट ये और भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को जो मैंने सुना है कि अब ये जिस तरह वॉर प्रोलॉन्ग करेगी तो एक वॉर फटीक होती है, वो महसूस करेगी पूरी दुनिया। और इनिशियली जो एक ईरान को सिंपैथी हासिल थी कि शायद वो निगोशिएशंस पे आना चाह रहा था, पीसफुल सेटलमेंट के लिए बड़ा डेस्परेट था, बट अमेरिका डायलॉग टेबल से हटा है और जाके वॉर ऑप्शन को लिए है। वो कह रहे हैं कि जी अब जो ईरान की जानिब से बार बार एक हो रहा है एग्रेशन, उससे जो सैम्पथी थी वर्ल्ड पे वो शायद कहीं मिनिमाइज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, और साथ में जो उनके साथ खड़े ममालिक वो भी फार फटीक महसूस कर रहे हैं। तो हो रख सकता है कि आने वाले वक्तों में ईरान बिल्कुल तनहा हो जाए इस सारे अमल में। तो आप आपको लगता है सर? आप थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और मतलब इसका जवाब तो कोई नहीं है किसी के पास, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत लाइकली है। जो फटीग है वो ईरान के लिए बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल है अमेरिका से। इन अ वे अमेरिका बोर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप खुद तो बोर हो ही गए, अमेरिका का सही। मुल्क भी बोर हो गया इस जंग से। उनके पास वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप का भी है चोशा, उनके पास एक इलेक्शन भी आ रही है। आप अब अमेरिका में इसकी बात तो जरूर सुनते हैं, लेकिन जिस किस्म का था ना कि खौफ खदशा, वो इन ए डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि यार मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मे बी नवंबर इलेक्शन में इतनी बुरी मेरी हार नहीं होगी, इतना बुरा मेरा रिजल्ट नहीं होगा। ईरान के लिए कंट्रोल करना क्यों मुश्किल है? एक तो ये कि देखे ना, उसके पहले बहुत जो इतने हुए हैं, हमले हुए हैं, इकोनॉमिक तबाही हुई है, लोगों पे जुल्म हुआ है, वो सारे की जो कीमत है वो तो उसके लिए बढ़ रही है एज अ वीकर स्टेट। दूसरा ये है कि हरमूज का जो मसला है ना, ये बड़ा डेंजरस कार्ड है ईरान के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका को अफेक्ट नहीं करता, ये उन बाकी सारे मुल्कों को भी करता है। एक तो गल्फ को करता है ना, लेकिन पूरी दुनिया को करता है।
सही। सो इन अ वे वो जो आप कह रहे हैं ना आइसोलेशन की ना, एक तो है ना कि फटीग हो जाएगी, दूसरी ये फटीग की वजह से अगर कोई आइसोलेट होगा तो अभी तक तो एक तरह से जो मॉरल हाई ग्राउंड ईरान का था, जी। ईरान को यकीनन ये शक होगा कि यार मैं जो भी करूं ऐसा ना हो कि वो लूज हो जाए। मैं अगर ओमान पे या कतर पे या जॉर्डन पे हमला करता भी हूं तो इतना ना कर दूं सही। कि अभी जो मेरे पास था कि जहां इनके लीडर उस जनाजे पे खुद पहुंच गए। सो इन अ वे ईरान के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा नाजुक चीज है। एक और इजाजत दीजिए जी आपको, जी मैं पिछले हफ्ते कुछ हफ्तों बड़ी ट्रैवल कर रहा था। जी इस जी। वक्त की कीमत है पाकिस्तान में क्या 300 पर लीटर? 300 प्लस हो गए, 313 हो गई सर 300 अब तो। 301 300 जो, हाँ, तो जिसका मतलब है तकरीबन $4 पर लीटर। अमेरिका में जहां मैं इस वक्त बैठा हूं कीमत जो है वो भी है तकरीबन $4 पर लीटर, नहीं पर गैलन। राइट, तो $4 पर गैलन पाकिस्तान इक्विवेलेंट हुआ $4। पिछले हफ्ते मैं 5-6 ममालिक में था यूरोप के, वहां इस वक्त तेल की कीमत है $7, $8 फी, यानी डबल जो पाकिस्तान या अमेरिका में। सो जो हम कह रहे हैं ना फटीग और आइसोलेशन, जी। उसके साथ इम्पैक्ट भी है, वो मुख्तलिफ ममालिक पे मुख्तलिफ है। अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है, बाकी दुनिया जो है उनका पारा जो है, उनका गुस्सा जो है जी। वो मुख्तलिफ किस्म का होगा। सो फॉर ऑल दोज रीजंस आपका जो मफरूजा है मेरे ख्याल में उसमें दम है कि ईरान के लिए आइसोलेशन का डर या कीमत जो है वो ज्यादा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कैन प्रॉब्ली वेट इट आउट लॉन्गर देन ईरान। सर, और साथ में ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, इनफैक्ट हम तो बड़े खुश थे और दुनिया को भी हमने कहा कि हमारे सफारतकारी ने बड़ा कमाल कर दिखाया और हमने फरीकैन को डायलॉग टेबल भी बिठाया, जंग बंद करा दी, एमओयू साइन हो गया। बट अब तो लग रहा है कि ये वहाँ पे जो भी टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हो अमेरिका और ईरान खुद करवा रहे हैं, सालिस को तो कोई सुन नहीं रहा। तो फ्यूचर में आपको लगता है पाकिस्तान हो या कतर हो या कोई और मुल्क हो, अगर इस सारे अमल में कहीं शरीक होते भी हैं तो हमें सुनेगा, या अगेन अमेरिका और ईरान खुद ही डिसाइड करेंगे इस वॉर का फेट? यार बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज आई वांट टू से समथिंग ऑन दिस, और सही। इसमें थोड़ा सा मेरा वो फर्क है। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं जब हम ये सोच रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट ना चली तो इसमें हमारा कोई कसूर है। एग्रीमेंट पाकिस्तान की नहीं है। किसी ने पाकिस्तान को शाबाशी ये नहीं दी कि एमओयू बड़ा अच्छा था। एमओयू तो हर एक को पता है होल्स, फुल ऑफ होल्स है। उसका तो मतलब वो ही नहीं था। एग्रीमेंट है अमेरिका और ईरान की। सही। अगर सक्सीड होगी तो अमेरिका और ईरान सक्सीड करेंगे, अगर फेल होगी तो अमेरिका और ईरान फेल करेंगे। उसमें ना पाकिस्तान का कसूर है, ना पाकिस्तान की उसमें कोई ग्रेटनेस है या कतर की ओमान की ग्रेटनेस है। जिस बात की हमें शाबाशी मिल रही है, और आई थिंक ये बड़ी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जी। वी डू नॉट ओन द एग्रीमेंट, वी ओन द प्रोसेस। सही। पाकिस्तान का सफारती कमाल, और मेरे ख्याल में कमाल था है, सही। वो ये है कि इन दो ममालिक को जो बात भी नहीं करते, इतना लो ट्रस्ट है, उनको कम से कम एक ऐसा चैनल प्रोवाइड किया कि वो आपस में गुफ्तगू करके कम से कम यहां तक आ सके। सही। कम से कम वहां सही। आ गए ना, 30 गुजरे है। सो मेरे ख्याल में ये हम बड़ा केयरफुल, जो हम चेस्ट बीटिंग कर रहे थे ना 17 जून को कि जनाब सही। दुनिया की कोई बहुत बड़ा मुआहदा हो गया, मुआहदा तो बड़ा वो कभी भी नहीं था यार। सही। हमारा कमाल, जिस वजह से दुनिया इस वक्त हमें ऊपर देख रही है, वो ये कह रही है कि यार जब कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, यूनाइटेड नेशन नहीं तैयार थी, ईयू सही। नहीं तैयार थी, तुम लोगों ने कहा कि अच्छा यार हम कोशिश करते। सो सही। हमारा कमाल इज द प्रोसेस, नॉट सही। द एग्रीमेंट। लास्ट सेंटेंस, प्रोसेस की जरूरत अभी भी अमेरिका को है, प्रोसेस की जरूरत अभी भी ईरान को है। इसलिए ये जो रोल है अभी भी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली ये भी डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, इनफैक्ट अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो आप जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक के जो यूएस के एलाइज हैं, वहाँ पे अड्डे भी हैं, डेफिनेटली वो भी एक तरह से रिसीविंग एंड पे हैं, उनको बड़ा उनकी मईशत को नुकसान हो रहा है। तो उनकी माइंड रीडिंग क्या है? क्योंकि एलाई हैं अमेरिका के, फंस गए हैं, इस वॉर से बाहर नहीं निकल सकते, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इम्पेशेंट हो सकते हैं और इस वॉर का स्केल बढ़ भी सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपने कहा अगर जंग बढ़ती है तो अगर उसमें से हटा ले, ये हाँ ठीक ये है। ये खत्म होने वाली नहीं है। ठीक लेकिन है। फिर आपने जब कहा कि इसका स्केल बढ़ जाएगा, मेरा होप ये है कि इसका स्केल नहीं बढ़ेगा। अब मेरा उम्मीद ये है कि स्केल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को पता है कि स्केल बढ़ाने की जो है ना एस्केलेशन लैडर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसी किस्म के स्केल पे कि जिसमें अमेरिका कोई कार्रवाई करेगा तो ईरान कहेगा मैं टिट फॉर टैट जरूर करूंगा।
लेकिन उस तरह रहेगा। अच्छा, जो तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर द रीजन, तो यार वो चेंज हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। ओह। और उसका हमने मुजाहिरा देख लिया था पिछले हफ्ते, जो सुप्रीम लीडर खamenei साहब के जनाजे पे, ओह। कि जिन ममालिक पे गोलाबारी हुई थी सही। उन्होंने भी आके वहां खड़े होके वो जो एक पूरा एक इवेंट था हम्म। उसमें दुनिया को दिखाया। यही तस्वीरें हैं जो अमेरिका भी देख रहा है। हमने बात की थी कि इसराइल खामोश है, इसराइल नहीं खामोश। आई थिंक वही तस्वीरें जो आपने मैंने देखी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखी हैं, उनको भी ये अंदाजा हुआ है कि यार ये अब वो एलाई नहीं है। उसको भी सही। अंदाजा हो गया है कि हम जो सोचते थे कि ईरान के लोग तो तैयार बैठे हैं इस हुकूमत को हटाने में, हम फूंक मारेंगे और बाहर निकल आएंगे, ऐसा नहीं है। राइट। और उसकी वजह से, और उनको ये भी एहसास हुआ है मेरे ख्याल में, कि जो पर्सनल कॉस्ट थी कि आप अब उनकी ग्रैंड डॉटर को भी मार दिया, जो अब लीडर है उनकी औलाद को जी। भी मार दिया। सो उस सारे को यूज करते हुए हमने देखा ये कि पिछले हफ्ते में इसराइल ने एक पूरा एक कैंपेन स्टार्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना शुरू किया कि यार अब ये तुमसे बदला लेंगे। हम्म। एंड पार्टली जो हम रिएक्शन में एस्केलेशन देख रहे हैं, आई डू थिंक इट इज पर्सनल, कि डोनाल्ड ट्रंप की हम स्टेटमेंट से जाहिर है कि ही सीरियसली बिलीव्स दिस थिंग, जो क्लियरली उनको इसराइल फीड कर रहा है। अब खुदा न खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग वगैरह ना हो, आई डू नॉट थिंक कि ईरान की कैलकुलेशन ऐसी होगी, लेकिन दिस इसको इसको सीरियसली लेना, ये सोचना कि इसराइल खबरों में नहीं है तो इसलिए वो खामोश हो गया, आई डू नॉट थिंक दैट इज वाइज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम, बैनुल-अक़वामी अमूर के हमारे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसके बाद एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मौजूदा मईशत की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि अब वफाकी हुकूमत का कर्ज़ों पे निसार आए रोज़ बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या वजूहात हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं।